हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी लास्ट यूनिट अंबेडकर तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज की क्लास में हम टैगोर अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टैगोर का आज की क्लास में हम कंप्लीट इन्फो सब कुछ सब पढ़ लेंगे। देन मैंने इसको जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसके सेकेंड पार्ट में हम इसकी मेन थ्योरी को पढ़ेंगे। सो हम इसको लेट नहीं करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है इनका इंट्रोडक्शन। स्थानीय नाम जो है इनका रविंद्रनाथ ठाकुर है, ये कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जन्म हुआ 7 मई 1861 में कलकत्ता में, जो अब कोलकाता है, ब्रिटिश भारत के टाइम पे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम इनका जो जन्म था 6 मई को हुआ था। बहुत जगह पे 6 मई भी लिखा हुआ है, बहुत जगह 7 भी लिखा हुआ है, तो आप 7 लिखना, ठीक है, बेटर रहेगा। मृत्यु उनकी 7 अगस्त को ही 1941 में कलकत्ता में ही हुई थी, ब्रिटिश भारत में। ठीक है, आगे थोड़ा और देखें तो व्यवसाय लेखक थे, कवि थे, नाटककार थे, संगीतकार थे और चित्रकार थे। भाषा इनको बंगला और अंग्रेज़ी आती थी और इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, बट इसके अंदर नॉर्मली लिखा हुआ नहीं है। साहित्यिक आंदोलन आधुनिकतावाद, उल्लेखनीय सम्मान साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। जीवन साथी मृणाली देवी थी, आगे मैंने फ़ोटो उनका लगाया है, आप देख सकते हैं। संतान, जिनमें से 2 का बाल्यावस्था में ही निधन हो गया था। इनके 4 या 3 ही बच्चे थे। संबंधी टैगोर परिवार। ठीक है, अब आता है इनका मेन परिचय। अब हम थोड़ी नॉर्मली डीपली पढ़ते हैं। सॉरी, इनके 5 बच्चे थे, उसमें से 2 का बचपन में ही डेथ हो गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल में 6 मई या फिर 7 मई 1861 में हुआ था। धर्म के अंदर वो बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, उनका बहुत मतलब मानना था रिलीजन को। ठीक है, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो कौन थे? उनके फादर थे। वो अपने समय के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे और उस टाइम के समाज सुधारक भी थे। वो अपने माता पिता की आखिरी संतान थे और टैगोर टोटल मिला के 13 बहन भाई थे और ये सबसे लास्ट भाई थे। उनके पिता एक महान हिंदू दार्शनिक थे। इन्होंने ब्रह्म समाज के धार्मिक आंदोलन की संस्थापना की थी। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना और किसने करी थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकी उम्र बहुत कम थी जब इनकी माँ का साथ इनसे छूट गया था, इसलिए इन्हें घर की जो आया थी, मेड वगैरह थी, उन्होंने ही पाला था, पालन पोषण उन्होंने ही करा था। 1883 में उनके टोटल 5 बच्चे हुए और 1902 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर उनकी अपनी माँ के निधन के बाद टैगोर ने 2 बेटियों, रेणुका टैगोर और समुद्रनाथ टैगोर का भी उनका निधन हो गया था। ठीक है, जो 2 बच्चे मरे थे वो ये थे। फिर वो जो रविंद्रनाथ टैगोर की वाइफ थी, उनका भी डेथ हो गई थी, जहाँ उनके परिवार की काफ़ी सक्रिय भागीदारी रह गई थी। टैगोर का पूरा परिवार एक उत्साही कला प्रेमी था, जो कि पूरे भारत के अंदर बंगाली कल्चर और साहित्य पर उनके बहुत ज़्यादा प्रभाव को जाने जाते थे। इस तरह के परिवार में पैदा होने के बाद उन्होंने क्षेत्रीय लोक और संगीत और साहित्य की शुरुआत करके दुनिया को अपने आप से रूबरू कराया, बताया कि एक्चुअली में वो है क्या। सॉरी, जब वो सिर्फ 11 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता के साथ पूरे भारत को घूम लिया था, देख लिया था, क्योंकि उनके जो पिता थे वो भी कुछ पोस्ट पे थे, अच्छे वो थे और हर चीज़ में नॉलेज रखते थे और एक बहुत अच्छे विद्वान भी थे। तो उन्होंने अपने वो हस्बैंड कह रही हूँ, सॉरी, अपने फादर के साथ पूरा भारत 11 साल की उम्र में घूम लिया था। इस यात्रा में उन्होंने संगीत को पहचाना, प्रसिद्ध लेखकों से मिले, उनके साथ काम करने की भी इच्छा रखी और अब अपने आप को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। जब वो इस यात्रा से वापस लौटे थे तो 1877 में मैथिली कवि कालिदास के अलावा अपने भाई बहनों से भी प्रेरणा उनको मिली थी। उनके बड़े भाई जो थे द्विजेंद्रनाथ एक कवि और एक दार्शनिक थे। मतलब इनकी पूरी फैमिली जो बिलोंग करती थी वो काफ़ी अच्छे नॉर्मली पोस्ट से करती थी। इनका हर बहन भाई, इनका हर बच्चा, इनकी वाइफ, इनके फादर मदर सब कुछ ना कुछ करते थे। ठीक है, कि मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड होता है ना अच्छा वाला, वो वाला था इनका फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, उनके जो दूसरे भाई थे सत्येंद्रनाथ, वो एक सामान्यजनक स्थिति में मतलब एक नॉर्मली रहते थे, उनका इतना कोई हाथ नहीं था किसी भी काम के अंदर। ठीक है, उनकी एक बहन भी थी स्वर्णा कुमारी, वो एक बहुत 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 प्रसिद्ध उपन्यासकार थी और उनके अपने बड़े भाई और बहनों से उन्होंने जिम्नास्टिक सीखा, मार्शल आर्ट सीखा, कला सीखा, शरीर रचना सीखा, साहित्य भी, हिस्ट्री भी, मैथ्स भी, उन्होंने सब कुछ अपने बड़े बहन भाइयों से ही सीखा था।
ठीक है। उनके इस अनुभव ने उन्हें 6 कविताओं और धर्म पर कई लेखक को लिखने में भी मदद करी थी। हालांकि टैगोर जी जो थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत शिक्षा घर पर ही हुई थी, वो स्कूल वगैरह नहीं जाते थे। मतलब एक वो होता है ना कि रखा है इतना लंबे टाइम तक और अच्छे से कि हाँ घर पे बैठ के शान और शौकत से रह रहे हैं कर रहे हैं, तो वो इस टाइप के थे। ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने पारंपरिक शिक्षा एक इंग्लैंड के सार्वजनिक स्कूल ब्राइटन ईस्ट सक्सेस से पूरी करी थी। दरअसल उनके जो पिता थे ना वो चाहते थे कि टैगोर ना बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने 1878 में उनको इंग्लैंड भेज दिया था। तो उन्होंने वहीं से अपनी जो शिक्षा थी वो पूरी करी थी। इसलिए उनके साथ उनके परिवार के बाकी सदस्य भी जो थे, भतीजे भतीजियाँ वगैरह भाभी वगैरह सब शामिल हो गए थे। तो इसके बाद उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के कॉलेज में दाखिला लिया था, जहाँ वो कानून की पढ़ाई के लिए भी गए थे। उसके बाद डिग्री लेकर वो जब वापस आए तो उन्होंने मतलब ये बोला जाता है कि डिग्री लेके वापस आए, बट एक्चुअली में हकीकत ये है कि वो डिग्री छोड़कर ही वापस आ गए थे। वो डिग्री लेकर भी वापस नहीं आए थे और शेक्सपियर के कई कामों को अपने ही तरीक़ों से सीखने की उन्होंने कोशिश करी थी। उनका बेसिक ये मानना था कि डिग्रियों से इंसान को कुछ हासिल नहीं होता है, इंसान की नॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो किस काबिल है। एंड दिस इज़ ट्रू। आज के टाइम पे डिग्री जो है सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए है, नॉलेज जो है वो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते भी हैं और अपना जो है खुद पालन पोषण करते हैं। उससे उनको पैसा भी मिलता है और उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ टैगोर का मानना था, इसलिए वो जो डिग्री थी कानून वाली वो बीच में ही छोड़ कर आ गए थे और शेक्सपियर के कई कामों में उन्होंने अपना योगदान दिया। इनके जो करियर की अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। मतलब एक तरीके से ये गॉड गिफ्टेड टाइप, पुराने सभी फिलोसफर्स इसी टाइप के थे जो एक कम उम्र में बच्चा होता है, खेलने कूदने की उम्र होती है, इन्होंने सिर्फ किताबों को देखा। ठीक है। उसके साथ 1882 में उन्होंने सबसे प्रचलित कविता में से एक निर्जहर स्वप्रांगभामा लिखी थी। उनकी एक भाभी थी कादम्बरी, उनके करीबी दोस्त और विश्वासी थी। ठीक है। उनकी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे करीबी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड की तरह उनकी वो भाभी थी, जिन्होंने 1884 में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से उनको इतना ज़्यादा असर पड़ा था स्टूडेंट कि उन्होंने स्कूल की कक्षाएं भी छोड़ दी थी। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो था वो गंगा की तैराकी करने या फिर पहाड़ों के बीच में ट्रैकिंग करने पर उन्होंने गुजार दिया था। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। उनकी भाभी ने आत्महत्या क्यों करी थी ये कुछ कंफर्म नहीं हो पाया कभी कि क्यों उन्होंने ऐसा करा था। ठीक है। फिर और आगे का टाइम बढ़ा। 1884 में जब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी तो 1890 में शैलादाह में अपनी पैतृक संपत्ति की यात्रा के दौरान उन्होंने कविताएं लिखी और उसमें मृणसी नाम की एक कविता थी, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई। 1891 और 95 के बीच में उनको फलदायी अवधि साबित हुए और जिसके दौरान उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएँ भी लिखी थी। आगे मैं उनकी लघु कथाएँ कुछ आपको बता दूंगी, आप उनको लिख लेना। ठीक है। टैगोर के जो पिता थे उन्होंने अपनी भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदा था और वो उन्होंने सभी उसमें स्टूडेंट कह रही हूँ अपने बच्चों में उन सब में बांट दिया था। इसके बाद द मंदिर नाम उसको दिया गया था, उस वहाँ पर वो बना दिया गया था, एक संगमरमर का फर्श के तौर पे प्रार्थना कक्ष बना दिया गया था और उसको द मंदिर का नाम दिया गया। फिर वहाँ पेड़ के नीचे कक्षाएं भी आयोजित की जाती थी, बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता था, सब कुछ होता था। ठीक है। फिर उसके बाद और धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया। 1930 के टाइम पे लैटिन अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया सभी जगह लगभग पूरी दुनिया में ये घूम चुके थे जब तक। ठीक है। फिर और आगे टाइम बढ़ा तो उनका जो प्रारंभिक मोटिव था, उनका जो पर्पस था वो साम्राज्यवाद को ख़त्म करना था। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने ये महसूस किया कि साम्राज्यवाद उनकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसलिए इनके लिए उनमें और ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई। ठीक है। कि मतलब ये होता है ना कि यार ये कैसे, मुझसे ज़्यादा कैसे, तो वो वाली चीज़ इनको हो गई थी। मतलब मैं वाली बात नहीं थी, क्योंकि साम्राज्यवाद जो था वो तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं था। तो इनके अंदर और इस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने अंत तक 5 महाद्वीपों में फैले हुए 30 से भी ज़्यादा देशों का दौरा किया था। इन्होंने अपने ज़िंदगी के टाइम पे बहुत सारी कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, लघु कथाएं लिखी हैं। हालांकि बहुत कम उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन साहित्यिक कामों में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सभी को सामने रखा। ठीक है। उनके हेल्प से कुछ जो लघु कथाएँ थी जैसे भिखारिनी,
ये कुछ जो है आपने 12th में पढ़ रखी हैं शायद रविंद्रनाथ टैगोर की हिंदी बुक में। अटोनती, हेमांती था, मुसलमानीर, गोल्पो और मतलब कुछ और भी थी, लेकिन जैसे शुद्रता पाषाण थी। तो ये कुछ लिमिटेड है, इनको आप याद रखो तो बेटर रहेगा। इनके जो उपन्यास थे कुछ लिमिटेड तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन जो स्पेशली है अलग अलग, वो जैसे नौका डूबी है, गोरा, चतुरंगा, घारे बैर और जोगा जोग, तो वो सारे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ पे तो फिल्म्स वगैरह भी बनी हुई हैं। उनकी जो कविताएं थी, जैसे ये जो थे राम प्रसाद और कबीर जैसे कवियों से ज़्यादा एक तरीके से मोटिवेट हुए थे। तो इन्होंने 16वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी का सब कुछ पढ़ने के बाद, 5वीं से 16वीं शताब्दी तक पढ़ने बाद इन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू करी। इसके अंदर टाई टूलर और आमर, सोनार बांग्ला और गीतांजलि, बालका, पूखी, सुनार, तोरी और भी बहुत सारी थी जो वो सब लिखी। इन्होंने 60 साल की उम्र में ड्राइंग और पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने 10th क्लास में पेंटिंग किसी स्टूडेंट के पास होगी तो आपने उसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की काफ़ी पेंटिंग्स को देखा है, याद करा है, समझा है कि उन्होंने कब, क्यों, किन हालातों में उन पेंटिंग्स को बनाया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मतलब जो न्यू दिल्ली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स है, उसमें टैगोर जी की 102 कलाकृतियाँ भी रखी हुई हैं। 1940 के टाइम पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शांति निकेतन में आयोजित एक विशेष समारोह में डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की भी उनको उपाधि दी गई थी। और 1915 में ब्रिटिश क्राउन ने नाइटहुड भी दिया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने 30 मई 1919 को अपने नाइटहुड का कोई मतलब उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारतीयों को बहुत नुकसान पहुंचाया, तो भाई मैं इनकी ली हुई चीज़ कोई भी अपने पास नहीं रखूँगा। ठीक है, जिसकी वजह से 1937 में इन सब के बाद मतलब वो कोमा में चले गए थे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे थे, क्योंकि एक तो उनकी दोस्त जैसी भाभी की डेथ के बाद, उनकी वाइफ की डेथ के बाद, 2 बेटियां मरने के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद फिर भी वो बहुत कुछ कर गए। और जो हमारा राष्ट्रगान है वो भी आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ठीक है, तो वो ये सब करने के बाद वो कोमा में चले गए थे। उनके 3 साल तक वो कोमा में रहे थे, उनसे 1 साल पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर 7 अगस्त 1941 को उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु जो रंस्को हवेली में हुई थी, जहां उन्हें लाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो मरकर भी अमर माने जाते हैं। ठीक है, अब मैंने इनका जो परिचय है आपको बहुत अच्छे से डीपली समझा दिया है। आपको अब जो चीज़ ऐड करनी है करो, लिखो, बहुत अच्छे से इनका परिचय बना दो। इनकी जो रचनाएं हैं वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने कुछ लिख दी हैं। गीतांजलि, वनवाणी, चोखेरबाली, पूर्वी प्रवाहीन, परिशेष, कणिका, शिशु भोलेनाथ, महुआ, पुनश्च, विथिका, शेषलेखा, नैवेद्य मायर खेला और श्रणिका। ठीक है, एक कणिका और श्रणिका तो बहुत ईजिली याद हो जाएंगी, दोनों एक साथ हैं। तो ये इनकी सारी टोटल रचनाएं थी। अब आते हैं रविंद्रनाथ के जो संगीत हैं। संगीत के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा नॉर्मली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना करी है। और रविंद्र जी जो थे, इन्होंने संगीत ज़्यादातर बांग्ला और संस्कृति और अलग अलग उसमें लिखे हैं, लेकिन बांग्ला और संस्कृति का ज़्यादा यूज़ करा है, टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं रखा जाता, क्योंकि उन्होंने जो भी संगीत बनाए हैं अपनी साहित्य के अंदर लिखी कविताओं या साहित्यों से जोड़कर बनाए हैं, अलग नहीं करे हैं। ये जो फ़ोटो है ये इनकी वाइफ और इनकी खुद की है। मैंने कहा था मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी। तो इनकी वाइफ भी काफ़ी अच्छी एजुकेटेड समझदार लेडी थी, हालांकि हाउस वाइफ ही थी। उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रचनाओं में ही निकलता था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद शैली से भी प्रभावित इन्होंने गाने बनाए और अलग अलग उनको रंग दिया। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत और ये अभ्यास करते हैं कि मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए हुई हो। कि आज के टाइम पर भी, जैसे अभी हाल फिलहाल में अंबेडकर म्यूजिकल शो हुआ था, रविंद्रनाथ भी होते हैं और भी बहुत तरीके के सभी फिलोसफर्स के होते रहते हैं। ठीक है, प्रकृति के प्रति इनका गहरा लगाव था और नेचर के ये बहुत ज़बरदस्त प्रेमी थे। और इन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान भी लिखा था। एक तो भारत के लिए लिखा था, दूसरा किसके लिए लिखा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नहीं पता तो पूछ लेना, लेकिन जानना ज़रूर कि किसके लिए लिखा था।
ठीक है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और आगे सबको पीजी करना है, किसी ना किसी चीज़ का एंट्रेंस देना है तो आएगा ही आएगा। सम्मान इनको जो मिले हैं, सम्मान यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर को उनके काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला इतने में, और इतने ही टाइम में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था, कि जो फिर उसके बाद जो वो जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उसके बाद वो कोमा में चले गए थे, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कॉपी कर लेना। 1913 में उनको मिला था और गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़, और फिर जो नाइटहुड था 1915 में मिला था, लेकिन 1919 जलियांवाले बाग के बाद इन्होंने वापस कर दिया था। अब आता है इनका क्या, इनके शैक्षिक दर्शन, वो मतलब चिंतन, या फिर दर्शन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शैक्षिक दर्शन के अंदर जो मेन चीज़ें आती हैं वो मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दी, बट हम पहले थोड़ा सा इनका वो इंट्रो पढ़ेंगे जो हमें शैक्षिक चिंतन में लिखना है। क्यों? क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है। ठीक है, सो इनके शैक्षिक चिंतन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विख्याति और साहित्य क्षेत्र में ये रहे हैं। इन्होंने देश सुधार के लिए, समाज सुधार के लिए, राष्ट्रीय जागरण के लिए, इंटरनेशनली सभी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए काम किए। 1882 में उन्होंने शिक्षा अपनी 1882 में जब वो 31 ईयर के थे तो उन्होंने शिक्षा हेर फेर की रचना करी थी, और इसके हेल्प से लोगों का भी ध्यान तत्कालीन शिक्षा के दोषों की तरफ खींचा था। 1901 में इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों की मूर्त एक रूप सामने रखा, शांति निकेतन आश्रम में शांति निकेतन ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना भी करी थी। ठीक है, शांति निकेतन ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना और किसने भी करी थी मैंने आपको पढ़ाया है, रिमाइंड करना, मत बताना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा से संबंधित इसकी मुख्य रचनाओं से उन्होंने 1892 में हिंदू विश्वविद्यालय 1911, धर्म शिक्षा 1912, स्त्री शिक्षा 1915, विश्व भारती 1919, श्री निकेतन 1927, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन 1929, शिक्षा कुल कांगड़ी 1941 मुख्य हैं। गुरुदेव ने मातृभाषा की हेल्प से शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, सबको पढ़ाने पर जोर दिया। जो इन्होंने वहाँ पर अपनी भूमि पर पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू करा था, अपनी मातृभाषा के साथ उन सबकी मातृभाषा और अलग अलग लैंग्वेजेस को भी पढ़ाना शुरू करा, उसमें इंग्लिश भी स्पेशल थी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का हुकूमत थी तो लोगों को इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी था। इन्होंने इस बात पर बल दिया था कि शिक्षा द्वारा जनसाधारण की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से जो नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आता है शिक्षा का संप्रत्यय, ए कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वास्तविक शिक्षा वो होती है जो उपयोगी वस्तुओं और वास्तविक प्रकृति को जानने के लिए हेल्प करती है। इन्होंने कहा कि जो रियल शिक्षा है, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे या आने वाली पीढ़ी, आने वाला दौर वो मतलब इस तरीके से पढ़े कि जिस तरीके से वो सामने इमेजिन करे। ठीक है, कि मतलब उसको ये ना लगे कि वो किताबें पढ़ के रट के पेपर दे के आ गया और वो पास हो गया। वो जो भी पढ़े अपने आप को, जो कॉन्सेप्ट हम रखते हैं वो नेचर को जानने का और जो हमारे साथ हो रहा है उसको जानने का, सब चीज़ों को जानने का कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। सर्वोच्च शिक्षा वो होती है जो हमारी ज़िंदगी और हमारे सभी नज़रियों के बीच में स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। और गुरुदेव भैया जो हैं वो शिक्षा को मनुष्य जीवन की अनिवार्यता भी मानते हैं। इनकी दृष्टि से शिक्षा वो सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी हेल्प से मनुष्य भौतिक प्रगति भी करता है और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीता है। ठीक है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, गुरुदेव ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक विकास कर सके। ठीक है, उनका मतलब एक मेंटालिटी भी ठीक कर सके और उनकी जो आध्यात्मिक डेवलपमेंट है वो भी हो सके, और साथ में शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, हमारा सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सभी विकास हो सके। ठीक है, अब बात आती है हमारे धर्म शिक्षा की। धर्म शिक्षा में आता है क्या, धर्म की शिक्षा। इन्होंने कभी भी ये फोकस नहीं करा कि हम ज़बरदस्ती लोगों को कोई भी धर्म पढ़ाएं। इन्होंने कहा मैं इस विश्वास चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। जो इंसान जिस धर्म को मानता है वो बेशक माने, लेकिन जो नहीं मानता या किसी और धर्म से रिलेट करता है तो उसको नीचा ना दिखाया जाए। मैं इस विश्वासों को, पूजा पाठ, अंडमनाओं को, कर्मकांडों को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं भी इसका विरोधी हूँ। और धर्म की शिक्षा विद्यालयों के अंदर तो स्पेशली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना था कि बच्चों को विद्यालयों के अंदर धर्म की शिक्षा देने का मतलब ये है कि अन्य धर्म के लोगों के लिए बच्चों को एक तरीके से मतलब वो करना कि बच्चे उनसे नफ़रत करें, घृणा करें।
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शिक्षा, गुरुदेव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की कोई भी जो प्लानिंग थी वो नहीं रखी। उन्होंने कहा कि मैं इन विचारों में एक स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ कि देशवासियों को सबसे पहले अपनी भाषा, साहित्य और धर्म और दर्शन से ही परिचित होना चाहिए, ठीक है, बाद में इंटरनेशनल। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं मैम मुझे कोरियन सीखनी है, मैम मुझे चाइनीज़ सीखनी है। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि साउथ इंडियन लैंग्वेज कोई मुझे बताओ तो आप लोग नहीं बता पाओगे, या फिर ईस्ट इंडिया की या वेस्ट इंडिया की। नॉर्थ के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी कोई प्योरली नहीं बोल पाता। तो बच्चा लोग, रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते थे, और मेरा भी मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चे या फिर कोई भी शख्स जो जॉब नहीं करता आउट ऑफ इंडिया, तो खैर उसके लिए तो ज़रूरी है, जैसे चाइना से जो बच्चे MBBS करने जाते हैं, डॉक्टर बनने जाते हैं, उन बच्चों को चाइनीज़ पढ़ाई जाती है, उनका एक सेपरेट पेपर जो होता है वो चाइनीज़ का होता है स्पेशली। तो वो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोरियन, चाइनीज़, अमेरिकन सीखने से पहले भाई इंडिया की लैंग्वेजेस सीखो, ताकि अगर आप कहीं बाहर भी जाओ या फिर कहीं भी जाओ ना, तो आप पर प्राउड फील हो कि ये कि इंडिया का बच्चा है, इंडिया की एक जनरेशन है जिसको इंडिया के साथ साथ बाकी लैंग्वेजेस भी आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टैगोर के जो राजनीतिक विचार थे। उनका जो राजनीतिक विचार था वो बहुत अलग था। उन्होंने भारत और ब्रिटिश प्रशासन के और राष्ट्रवाद का भी समर्थन किया था। उन्होंने गांधी की हेल्प से सितंबर 1925 में द कल्ट ऑफ द चरखा में स्वदेशी आंदोलन की भी आलोचना करी थी। उन्होंने ब्रिटिश और भारतीयों की सहअस्तित्व में भी विश्वास रखा। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन हमारी सामाजिक बीमारी और राजनीतिक लक्ष्य को भी पूरा करता है। वो कभी भी साम्राज्यवाद के समर्थन में नहीं थे। उनका ये मानना था कि सबसे बड़ी चुनौती समानता ही मानी जाती है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना करी थी जब भारत में अंग्रेज़ी भाषा के लिए मजबूर किया जा रहा था तब। तो कभी कभी वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन भी करते थे, कभी कभी नहीं भी करते थे, ठीक है। कुछ इनके पर्सपेक्टिव अलग ही थे। सबसे पहले आ जाता है प्रजातंत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर उनका ये मानना था कि राजनीतिक समानता के अलावा आर्थिक सांस्कृतिक समानता भी लोगों को देनी चाहिए। डेमोक्रेसी तभी होगी जब लोग अपनी इच्छा से बिना किसी को दर्द तकलीफ पहुंचाए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकार। उन्होंने कहा अधिकार लोगों को मिलने चाहिए। इंसान अधिकार मांगने पर अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर उसके वो अधिकार नहीं होते हैं। जैसे जीवन जीने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको राइट टू लाइफ है, ठीक है। अब राइट टू लाइफ अगर आप लोगों को नहीं दिया जाता तो पैदा होते ही बच्चे को मार दिया जाता है। भाई वो तो पैदा होते ही सांस लेने लगता है, तो राइट टू लाइफ तो वही हुआ ना, सांस लेना। तो वो चीज़ उन्होंने कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहिए ताकि लोग ये ना करें, क्योंकि उस टाइम पे जो था छोटे लड़कियों को, गर्ल चाइल्ड्स को मार दिया जाता था पैदा होते ही। लोगों की मान्यता था कि लड़कियां नहीं होती अच्छी है वगैरह वगैरह, जो भी मानते थे, मुझे तो नहीं पता भाई क्यों मानते थे वो ऐसा। तो उसके बिहाफ पर इन्होंने ये वाली बात सामने रखी थी। नेक्स्ट है उनकी स्वतंत्रता परक संकल्पना। स्वतंत्रता परक संकल्पना उनकी ये थी, वो ये मानते थे कि इंसान को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी पॉजिटिव फ्रीडम के तौर पे गुजार सके, ठीक है। कि उसको एक तरीके से सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसको ये ना हो कि अगर आप इक्वालिटी नहीं रखोगे और फिर तो वो जाहिर है गुस्से में आके या जैसे भी कोई ना कोई कदम गलत उठाएगा ही उठाएगा। तो इसलिए इनका मानना था कि ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय और विश्व जनिनतावाद, ठीक है। इसके अंदर यूनिवर्सलिज्म और इंटरनेशनलिज्म, कोस्मोपॉलिटनिज्म भी बोलते हैं और यूनिवर्सलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसे युग में अंतर्राष्ट्रीयवादी थे जब पूरे वर्ल्ड के लोग एक राज्य के अधिकार पर आग्रह करते थे। उन्होंने जाति भेद संबंधी इन सभी चीज़ों के विरुद्ध लोगों को चेतावनियां भी दी थी और कहा था एकता बनाए रखो। अंतर्राष्ट्रीयवाद का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ हुकूमत कर रखी थी और बेसिक 1600 के टाइम पर क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे जिन्होंने क्रिश्चियनवाद मतलब अपना क्रिश्चियन धर्म फैलाना शुरू कर दिया था। इनका मतलब ये वाली बात पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड में हर चीज़ में सबको पता है, ठीक है। तो उसी बेस पर इन्होंने बोला कि मैं अंतर्राष्ट्रीयवाद को ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग प्रेशराइज भी नहीं कर सकते हैं ज़बरदस्ती भारतीयों को अंग्रेज़ी या फिर क्रिश्चियन बनने पर या फिर कुछ भी। टैगोर और रूसी साम्यवाद। टैगोर और रूसी साम्यवाद का मतलब है कम्युनिज्म। 1930 की उनकी जो रूस की यात्रा थी उसमें उनके दिमाग पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ गई थी। वो शिक्षण संबंधी पुनर्निर्माण की जो प्लानिंग्स थी उन्होंने ही बहुत प्रशंसा करी थी। उस यात्रा के अंदर उन्होंने व्याख्यानों में उन्होंने अपने दार्शनिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी तरीके के टॉपिक्स को सामने रखा था और लिमिटेड रखा था। और उन्होंने रूसी तानाशाही की क्रूरतापूर्ण दमन नीतियों का भी बहुत ज़्यादा
मतलब एक तरीके से अनिभज्ञ भी करा था। रूसेरियर पत्र में उन्होंने लिखा कि गत कुछ वर्षों में रूसी जनता ने तानाशाहों पर कठोर शासन झेला है। ठीक है, एक बार उन्होंने कहा कि वह मस्तिष्क के साथ लगे चलते फिरते एक उदर हैं, जिन्हें देखकर दर्यार्द होकर हम ये प्रार्थना करने पर विवश हो जाते हैं, हे ईश्वर इन पर दया कर, इन्हें जीवन की किसी सुंदरता के आवरण से ढांप दो। भूतपूर्व सोवियत संघ में ऐसा नहीं था, वहाँ इस प्रकार के अवसर उपलब्ध थे कि वो मात्र साम्यवाद के समर्थकों के लिए ही थे। ठीक है जी, सो आप लोगों का टैगोर जो है हाफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद हम आईपीटी के बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। आप लोगों से जो मैंने पूछा था वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।